वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 2 हमारा 10th क्लास का आ गया है, जिसमें हम रियल नंबर वाले क्वेश्चन चैप्टर आपका हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखें, क्योंकि उसमें मैंने सभी चीज डिटेल में सिंपल भाषा में आपको समझाई है कि रियल नंबर्स में किस किस तरह के क्वेश्चन है इस चैप्टर में और किस तरीके से आपको सॉल्व कर ले। तो पहले 1 देखें, तब जाके आप 2 को देखें। और अगर आप जानते हैं 1 के विषय में कुछ भी, तो आप 2 डायरेक्ट देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू भी नहीं है, इतनी कट टफ एक्सरसाइज है नहीं। ठीक, सभी की पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी आपको, और हमारे गणित जी के नाम से जो बेस्ट चैनल है वहां से आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। ठीक, जाकर सीधे डाउनलोड कर लीजिए। तो आपकी एक्सरसाइज वही है 1.1। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारे वही रूल थे जो इस पीडीएफ में मैंने ऐड करके लाया हूं आपके लिए, जो आपको मैंने कल समझाए थे, क्योंकि इसके बेस पर ही हम अभी तक के जो सारे क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। तो एक बार आप इसको जरूर पढ़ लें, जब पीडीएफ डाउनलोड करें तो पहले इसको पढ़ लें, तभी जाकर आगे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर स्टार्ट है। आपको दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो फैक्टर जो आपके करने हैं प्राइमिंग फैक्टर द्वारा करने, पूर्णांकों में एचसीएफ निकालना है और एक आपको एलसीएम निकालना। थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। तो आपका एचसीएफ होता था, वो होता था आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो एलसीएम होता था आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये आपको इस तरीके से सॉल्व करने थे। तो सिंपल तरीका, सबसे पहले 12 के गुणनखंड अलग से कर लीजिए, 15 के अलग से कर लीजिए और 21 के अलग से कर लीजिए। तो 12 के जो गुणनखंड है वो आपको हो जाएंगे 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। नेक्स्ट में 15 के कीजिए, तो 3 से जाएगा 5 से, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। नेक्स्ट में 21 के कीजिए, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो यहाँ पर आपके पास जो 12 के गुणनखंड आपको मिले वो आपको 2 गुणा 3 मिले थे, और जो आपको 15 के गुणनखंड मिले वो 3 गुणा आपको 5 मिले थे, और जो आपको 21 के गुणनखंड मिले वो आपको मिले 3 गुणा 7 के बराबर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका होगा। देखिए, अब इसमें आपको एचसीएफ में क्या करना है, ऐसी एक संख्या ढूंढिए जो आपके तीनों में अवेलेबल हो। तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 3 के बराबर। अब नेक्स्ट में एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का मैंने रूल बताया था। सबसे पहले तो एचसीएफ को लिख लो। अब ऊपर वाले में से जो बचे उन्हें लिख लो। तो 2 यहां पर बच रहे हैं, 2 × 2 यहां से बच गया, इसमें से 5 बच रहा है तो इसमें से 5 लिख लिया, यहां से 7 बच रहा है तो इसको 7 लिख लिया। सभी की आपस में मल्टीप्लाई कर लो और आपको एलसीएम इसका मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 से 60 और 7 छिंग 42, 420 यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी। जो एलसीएम का मान है वो आपका यहाँ पर 720 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 23 और 29 सभी का अलग अलग से करना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप 17 का फैक्टर करते हैं तो वो 17 से ही जाएगा, क्योंकि ऑल्सो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब है जो खुद से डिवाइड होता हो या 1 से डिवाइड होता हो। ये ऐसे नंबर है तीनों के तीनों जो आपके खुद से डिवाइड होंगे या फिर आपके 1 से डिवाइड होंगे। तो ये प्राइम नंबर हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 23 का भी फैक्टर कितना आएगा, 23 एकम 23, और 29 के फैक्टर आपके पास आ जाएंगे, 29 के भी फैक्टर आपके पास हो जाएंगे 29। यहाँ पर 29 के फैक्टर 29 बन जाए 29। तो आपके पास हो गया यहाँ पर 17 के फैक्टर 17, 23 के फैक्टर 23 और 29 के फैक्टर 29। अब ये एक ऐसी कंडीशन आ गई कि इसमें पहले नंबर तो फैक्टर ही नहीं है। फैक्टर नहीं होने के साथ साथ इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में अवेलेबल हो। अवेलेबल तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, तो आप 1 की मल्टीप्लाई तो किसी के साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तब भी 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब मेन वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो हमने क्या करा, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों? क्योंकि अब हमें इसका एचसीएफ मिल जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ है 1 इसमें भी अवेलेबल है, 1 इसमें भी अवेलेबल है, 1 इसमें भी अवेलेबल है। तो 1 तो यहां से आ जाएगा। अब आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि जो आपका एचसीएफ है सबसे पहले तो उसे लिख लीजिए, उसके बाद इसमें से 17 बच गया तो 17 की मल्टीप्लाई, इसके बाद यहां पर 23 बच गया तो यहां पर 23 की मल्टीप्लाई, और यहां पर 29 बच गया तो यहां पर 29 की मल्टीप्लाई। आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले आप 23 की मल्टीप्लाई 17 में कर लीजिए, तो 17 के 51, 1 5 बचे, 17 दूनी 34 और ये 5 आपके 39 हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 29 की, तो 29 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 एकम 9, 9 ने 81 की 1, हाथ से लगे 8, 9 3 27 और 8 35 आपके। यहां से 2, 9 दूनी 18, हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7 के बराबर। तो 9 3 और यहां से भी आपके 3 और 1 11 के बराबर। तो इसकी मल्टीप्लाई 11 339 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 8 का, 9 का और 25 का आपको अलग अलग फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर करें, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8, यहां पर आपके फैक्टर हो जाएंगे 2 चौक 8, ये 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 के बराबर। नेक्स्ट में 9 के फैक्टर किए मैंने, तो यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। नेक्स्ट में मैंने 25 के फैक्टर किए, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो अब आपके पास जो 8 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर, और नेक्स्ट में 9 के फैक्टर हो गए आपके पास 3 मल्टीप्लाई में 3 के बराबर, और 25 के फैक्टर हो गए आपके पास 5 मल्टीप्लाई में 5 के बराबर। अब आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो आप कंडीशन देखेंगे इसमें भी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सभी में अवेलेबल हो। तो सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सभी में 1 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 1 के बराबर। अब निकालते हैं हम इसका एलसीएम। जो एलसीएम की वैल्यू है उसमें आपको 1 तो सभी में कॉमन है, तो 1 तो लिख लीजिए। उसके बाद 2 गुणा 2 तो फर्स्ट वाले में से बच गए, नीचे 3 गुणा 3, और यहां पर आपके 5 गुणा 5 के बराबर। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और एलसीएम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 50 25 और 25 दूनी 100, 200, 400 और 3 तो यहां हो जाएंगे आपके 12, सॉरी 400 और 3 3 9, तो 9 चौक 36 आपकी यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी। दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, गलत हो गया, यहां पर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 50 25, ठीक है, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, ठीक, 200 तो ये होगा 3 3 9, तो 200 मल्टीप्लाई में 9 बराबर 9 दूनी 18। आपका जो एलसीएम है यहाँ पर 18 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो मैंने रूल शुरू में समझाए हुए हैं उसी पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन आपको है। ठीक, तो इसी के आधार पर करते हैं। आपको दे रखा है कि एचसीएफ जो किसी दो नंबर है आपके पास 306 और 657, तो उसका जो एचसीएफ है वो आपके पास 9 है, तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप 306 के अलग से फैक्टर कर लो और 657 के आप अलग से फैक्टर कर लो, लेकिन उससे भी सिंपल तरीका जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था उसके थ्रू हम इसको करेंगे। हमें पता है वी नो डेट एचसीएफ बराबर मल्टीप्लाई में एलसीएम और बराबर में आपकी वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो आपको मैंने फर्स्ट में जब समझाया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, तब आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था। ठीक, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम बराबर नंबर 1 और नंबर 2 के बराबर, मतलब एक n1 मान लिया और एक आपने n2 मान लिया। ठीक,
अब इसमें एचसीएफ की वैल्यू तो आपको सबकी वैल्यू पता है, अब जो लिख लीजिए। एचसीएफ की वैल्यू 9, N1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 306 और N2 की वैल्यू आपके पास हो 357 के बराबर। तो सभी की वैल्यू आपको पता है, तो इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में आप पुट कर लीजिए। तो यहां पर 9 मल्टीप्लाई में एलसीएम, N1 की वैल्यू 306 और इसकी वैल्यू 6, 5 और 7 के बराबर। तो एलसीएम की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 306 मल्टीप्लाई में 657 डिवाइड बाई 9 से। अब 9 से इसको डिवाइड कीजिए, 9 सत्ते 63 और यहाँ पे बच गया आपके 2 और 9 तिये 27। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर 306 मल्टीप्लाई 73 के बराबर। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 306 की इधर कर लेते हैं, 306 की मल्टीप्लाई 73 में, तो 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 7 छिंग 42 और 7 तिया 21 के बराबर। यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 13, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी एलसीएम की 22,338 के बराबर। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। कभी कभी आपको डायरेक्ट भी वैल्यू दे रखा है कि ये दे सकता है, जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी कि एचसीएफ बराबर इतना है, एलसीएम बराबर इतना है, एफसीएफ बराबर इतना है, या कोई भी एक नंबर फाइंड नहीं करना होता। मतलब चारों वैल्यू आपको पता होती है, चारों में से आपको कोई भी एक वैल्यू मिस कर देगा और बाकी की तीनों वैल्यू आपको दे देगा। तो उस तरीके से भी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, काफी इंपोर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा सिंपल भी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n का जो अंक समाप्त होगा वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 एनी नेचुरल नंबर। ये कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए जैसे 6 की पावर n है, n की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूं तो 6 की पावर 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 की पावर 2 रख देता हूं तो उसकी वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 6 36 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी जो ये डिजिट है जो समाप्त हो रही है, वो क्या ऐसी कोई संख्या आ सकती है जिससे कि ये जो डिजिट समाप्त हो जाए वो आपकी 0 पर समाप्त हो जाए। और यही आपको पता करना है कि ऐसी कोई संख्या है जिससे आपकी जो ये डिजिट है 0 पर समाप्त हो जाए। तो पहले नंबर आपको मैंने एक कंडीशन बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो हमेशा कभी भी 0 आएगा, तो 0 केवल 2 ही कंडीशन में आएगा, जिसके फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में होंगे। अगर आपके किसी चीज के जो फैक्टर है 2 और 5 के फॉर्म में हो जाते हैं, तब तो आप ये मान लीजिए उसकी पावर करने पर आपको कहीं ना कहीं 0 लास्ट डिजिट में मिलेगा ही मिलेगा। मतलब उसकी जो यूनिट डिजिट है लास्ट वाली डिजिट वो आपको 0 मिलेगी। अदरवाइज ऐसा कोई नंबर नहीं है कि उसकी आपको मल्टीप्लाई करें और आपको 0 मिल जाए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, अब इसमें 6 की पावर n के अभाज्य गुणनफल या गुणनखंड, कुछ भी लिख दीजिए, गुणनखंड बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n हो जाएंगे। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि आपके जो फैक्टर है 2 और 5 होने चाहिए, लेकिन यहां पर आपके फैक्टर कितने 2 और 3 के बराबर है। तो यहां आप लिख दीजिए, चूंकि अभाज्य गुणनखंड 2n मल्टीप्लाई में 5n के रूप में नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब इसकी जो मल्टीप्लाई है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। और एक कंडीशन चाहो तो यहां लिख लीजिए, नोट 0 पर समाप्त होने के लिए
होने के लिए गुणनखंड 2 into 5, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए 2n into 5n, चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n into 5n के रूप में होने आवश्यक है। ठीक, ये दोनों चीजें एक ही है, चाहे तो ये लिख लीजिए, चाहे आप ये लिख लीजिए। ठीक, इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको केवल सोल्व नहीं करना था, केवल इतना दिखाना था इसके फैक्टर 2 गुणा 3 के बेस में नहीं है, 2 गुणा 3 है तो 5 मतलब 2 गुणा 5 के बेस में नहीं है, तो आप इसके जो फैक्टर है वो आपके 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसका जो अंतिम डिजिट है कभी भी, क्योंकि आपको पता 5 दूनी जब 10 करेंगे तभी आपकी वैल्यू 0 आएगी, तो लास्ट का डिजिट तभी आपका शून्य हो सकता है, 5 की मल्टीप्लाई हो और उसमें 2 की मल्टीप्लाई जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 और ये आपकी एक अभाज्य संख्या है, और क्यों है ये बताना है आपको। तो वह एक्स में y 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13 और सिमिलरली एंड ये आर कंपोजिट नंबर, कि ये आपके कंपोजिट नंबर है और क्यों है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले पहली वाली संख्या ले लेते हैं, फर्स्ट आपको दे रखी है 7 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 13 प्लस में 13 के बराबर, तो दोनों में 13 अवेलेबल है और प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या कर सकते हैं 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो 13 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में 11 और प्लस में आपकी वैल्यू 1 बची, क्योंकि 13 को मैंने कॉमन ले लिया है दोनों में से, तो इन दोनों में से ये हट जाएंगे। यहाँ पर 13 दोनों की मल्टीप्लाई करी 77 प्लस में 1 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 13 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई में 78 के बराबर। इससे ज्यादा आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास दो संख्या होती है, सबसे पहले तो भाज्य, एक तो आपके पास भाज्य होती है जिसे कंपोजिट बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर, एक होती है आपके पास अभाज्य जिसको बोल सकते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम प्राइम नंबर बोल देते हैं। तो इनकी कंडीशन होती है अभाज्य संख्या होने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 गुणनफल होने चाहिए, मतलब 2 इसके फैक्टर होने चाहिए, एक तो सेल्फ और एक आपका 1 होना चाहिए। इसमें मोर देन 2 होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर इसके होने चाहिए, तभी आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसके 13 और 72, अभी तो इसको और भी हो जाएंगे, क्योंकि 72 के और भी आपके गुणनखंड हो सकते हैं, 2 से अच्छा 2 नहीं 18, तो मतलब कि 2 मल्टीप्लाई में 39 और इसके भी फैक्टर हो सकते हैं। तो हमें ये पता है, सिंपल आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना लिख देना है कि हमें पता है कि इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं, इसके जो गुणनखंड है आपके पास 2 से ज्यादा हैं, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। यहां लिख दीजिए चूंकि इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा है। अगर ये नहीं लिखना चाहे तो आप एक लाइन और लिख सकते हो कि अभाज्य गुणनखंड 1 को छोड़कर 2 और गुणनखंड है, ठीक है, क्योंकि 1 को छोड़ने के बाद आपके 2 गुणनखंड और होने चाहिए। तो सेम यही तो होता है आपको, जैसे मोर देन 2 होने का मतलब एक तो 1 हो जाता है सभी का, एक और कुछ होना चाहिए, एक और एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इसी तरीके से मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड इसके होने चाहिए आपके पास, चाहे तो आप ये लाइन लिख दीजिए और चाहे ये लाइन लिख दीजिए। तो यहां लिख दीजिए इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपकी वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 के बाद 3 to 1 और लास्ट में 5।
3 2 1 और प्लस में आपकी वैल्यू 5 के बराबर। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था ना। ठीक है। अब ये भी बताना है आपको, तो एक काम करते हैं, यहां से सबसे पहले हम 5 कॉमन ले लेते हैं, दोनों मौजूद है। तो 5 को मैंने कॉमन ले लिया, तो आपकी वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 1 के बराबर। और यहां पर आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दिए 7 42 42 तो ये हो गया आपके पास, और 4 12 12 दूनी 24 आपके पास ये होगा। मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 मल्टीप्लाई में, और ये आपके 84 के बराबर। 8 10 0 10 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लोग 1008 प्लस में 1 के बराबर, तो 5 मल्टीप्लाई में 1009 के बराबर दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर भी जो आपकी कंडीशन है, इसके गुणनखंड अभी और हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं, यह एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा है। ठीक है, सिंपल लिख दीजिए और काम खत्म कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरीके के क्वेश्चन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके के। तो क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ, मतलब कोई एक ग्राउंड है जिसमें एक वृत्ताकार इस तरीके से बना हुआ है। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट, जब यहां से सोनिया को दौड़ाते हैं तो ये एक चक्कर लगाकर जो लौटती है उसको कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट्स लगते हैं। नेक्स्ट में यदि इसी मैदान का चक्कर रवि लगाता है, रवि थोड़ा तेज दौड़ लेता है, तो वो जब इस मैदान का चक्कर लगाता है तो उसको कितने टाइम लगता है, रवि को लगती है 12 मिनट्स ओनली। ठीक, तो अब ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ये तो अलग अलग दौड़ रहे थे, हमने क्या करा, दोनों को एक साथ दौड़ा दिया। ठीक, तो एक साथ दौड़ाने के बाद प्रारंभ चल के एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहना जब ये घूमते रहेंगे इसी पर लगातार, तो कितनी देर बाद या कितने मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे के बराबर में हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको दौड़ाया मैंने सोनिया को, तो ये यहां पर आ गए, और रवि जी चले हमारे, वो आपके यहां आ गए। तो ऐसी कंडीशन एक चक्कर के बाद या 2 चक्कर के बाद या 3 चक्कर के बाद कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन आएगी कि ये दोनों एक बराबर में आपस में मिलेंगे। ठीक, तो वही आपको बताना है कितने टाइम बाद या कितने मिनट बाद ये आपस में मिल जाएंगे। सबसे पहले जब भी इस तरीके की कंडीशन बन रही हो आपके क्वेश्चन में, तो आपको एलसीएम ही निकालना पड़ता है उसका। क्यों? क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है मैक्सिमम जिस पर ये दोनों आपके आपस में मीट कर सकते हैं। सेम इंग्लिश में, देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड वाइल, जबकि रवि टेक्स 20 मिनट्स फॉर द सेम। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर, मतलब कितने टाइम बाद वे दोनों एक दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये पता है 18 मिनट्स तो लगते हैं सोनिया को। देखिए इसमें सोनिया की स्पेलिंग ए से लिख रखी है, तो हम भी इसको स्पेलिंग को ए ही बदल देते हैं। कुछ लोग इसकी स्पेलिंग वाई ए लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं और रवि सर को लगते हैं हमारे को 12 मिनट। तो 18 के फैक्टर कीजिए सबसे पहले, तो यहां पर आपके लो 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 12 के फैक्टर कीजिए आप यहां पर, तो 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 के बराबर। अब यहां पर जो 18 के फैक्टर है आपके पास 2 गुणा 3 गुणा 3 के बराबर, और जो 12 के फैक्टर है आपके पास 2 गुणा 2 गुणा
3 के बराबर। मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना, तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा, सबसे पहले ये कॉमन है इसमें और आपका ये कॉमन है इसमें, ठीक। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 2 और 3 और ऊपर से 3 बच गए और नीचे से 2 और बच गए। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 छिंग 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे को मीट कर जाएंगे। केवल इतना ही इसमें निकालना था। और आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 आपकी स्टार्ट होगी। तो कंटिन्यूअसली बने रहें, आपके कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पर कराएंगे। और आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजिए, कोई अलग से ही क्वेश्चन आप कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर केवल एनसीईआरटी बुक पढ़ाता हूँ, तो किसी किसी स्कूल में कोई अदर भी बुक चल रही होगी, तो आप उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसे मेरे पास भेज सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन ग्रुप में देता रहता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।